हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? कैसे हो? यस यस यस, सो फाइनली वी आर बैक। एंड आज फाइनली अभी हम लोग 1 घंटे पहले जस्ट मिले थे, है ना? 5 बजे मिले थे। तुम बोलोगे दीदी फिर 6 7 बजे आ गई। यस, द थिंग इज, जैसा कि तुम लोग मैंने ऑलरेडी वो 5 बजे वाले क्लास में बताया था कि ऑलरेडी हम लोगों का सिलेबस मतलब काफी डिले हो रहा है ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको ना, जल्दी जल्दी कल तक में वी विल कंप्लीट। ठीक है? सो अभी 5 बजे की तुम्हारी क्लास हो गई, अब एक तुम्हारी अभी क्लास होगी, फिर एक क्लास अब आज और नहीं होगी। ठीक है? फिर एक क्लास तुम्हारी, फिर दो क्लासेस तुम्हारी कल। ठीक है? एक 12 बजे होगी और एक होगी तुम्हारी शाम में, आई थिंक ये 5 बजे के करीब तुम्हारी क्लास होगी। ठीक है? एंड उसके साथ फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर मंडे से अपन लोग चैप्टर 3 पे आ जाएंगे। ठीक है? तो वो सब बातें हम बाद में करेंगे। वो सब बातों का भी एक बार रिकैप हो गया है। पहले तो मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने लंच में पढ़ा? तुमने अपना चाय वगैरह लिया, कुछ खाया अच्छा खासा, स्नैकिंग हो गई? आई होप 1 घंटे का ब्रेक मिल गया होगा, है ना? तो लाइक बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ दोनों क्लास के बीच में। मतलब हाँ, आई नो थोड़ा सा बैक टू बैक हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, जैसे तुम्हारी चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, यू विल फील कि बहुत बड़ा चैप्टर हमने ये खत्म कर दिया। ठीक है? तो वी विल ट्राई कि इस चैप्टर को हम जल्दी से जल्दी, इस जो अब अभी वाला है, जो 7 बजे वाला है, इसको हम जल्दी से जल्दी करें। तो परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन कर लेते हैं थोड़ा, है ना? जो अभी जस्ट 1 घंटे पहले पढ़ा उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या पढ़ा। तो अभी तो बहुत ज्यादा तुम्हारे दिमाग में ताजा ताजा होगा, है ना? फ्रेश फ्रेश होगा, तो तुम चीजें रिलेट भी कर पाओगी, काफी चीजें अभी तुम भूले नहीं। तो जो 5 बजे की क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में पढ़ा था, और असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी के अंडर सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हमने अभी खत्म कर दिया था, राइट? यस और नो? यस। सो अब हम एक बार रिकैप कर लेते हैं, 5 से 10 मिनट में हम रिकैप करते हैं कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा था, बिकॉज अभी बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ। लेकिन फिर तुम ये बोलोगे दीदी आज से अच्छा तो आप 2 घंटे की क्लास साथ में ही ले लेते हैं, है ना? देखो, लेने का तो मैं 5 घंटे की क्लास भी ले लेती, लेकिन तुम लोग नहीं पढ़ोगे ना। मुझे नहीं, मुझे पढ़ाना है, लेकिन तुम्हें पढ़ना भी तो है। तो मुझे ये चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या मेरे बच्चे इतने देर पढ़ पाएंगे, इतने देर क्या तुम मेरे रसगुल्ले बैठ पाएंगे पढ़ने के लिए? एग्जाम टाइम में दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, लेकिन अभी उतना वो नहीं है ना। तो ठीक है, एक एक घंटे का ब्रेक लेके फिर हम पढ़ लेंगे। ठीक है? फिर मंडे से ऐसा कोई रश नहीं होगा, मंडे से वी विल बैक टू रूटीन। सिर्फ आपकी 7 7 बजे वाली ही क्लासेस होंगी एवरी। ओके? तो जैसा तुम जानते हो, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमने पढ़ा था, एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के फाउंडिंग फादर्स थे कार्ल रॉजर और अब्राहम मैस्लो। अब हम कलर करेंगे चेंज। ठीक है? क्योंकि ये कलर अब मेरे साथ ब्लू चल नहीं रहा है, क्योंकि अब मैंने मेरा कपड़े का भी कलर चेंज हो गया। सो मेरा कलर ये ले लेते हैं। हाँ, ये ले लेते हैं। ठीक है? ओके। सो हमारा अब जो, थोड़ा सा इसमें कितना डालते हैं। तो हमने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में पढ़ा था, पता नहीं मेरे माउस को क्या हो गया। हाँ, हमने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे वो थे कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो, है ना? अब सबसे पहले हमने कार्ल रॉजर्स की थ्योरी पढ़ी और उसके बाद हमने अब्राहम मैस्लो की थ्योरी पढ़ी। कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो की दोनों की थ्योरी में कॉमन बात क्या थी? कि इंडिविजुअल को इतना ग्रो करना है, इंडिविजुअल को इतना सीखना है, इतना लर्न करना है, इतना एक्सपीरियंस करना है कि वो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे पहुंच सके, वो अपना 100% हर काम में दे सके, है ना? तो रॉजर्स का क्या कहना था कि हमें एक फुल फंक्शनिंग इंडिविजुअल बनाना है जो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे अपना हर काम में 100% दे सके, है ना? तो उन्होंने इसके बारे में बात करी थी। उसके साथ इन्होंने ये भी बात करी थी कि ये जो हमारे अंदर जो फुलेस्ट पोटेंशियल पे पहुंचने की जो हमारी जिम्मेदारी है या जो हमारी आदत है, दैट इज समथिंग इनेट, दैट इज समथिंग जो जिसके साथ वी आर बॉर्न विद, है ना? जिसके साथ हम आए हैं इस दुनिया में। ये हम सबके अंदर ऑलरेडी होता है, बस हमें एक वो होता है ना, बोलते हैं ना, चिंगारी की जरूरत है आग लगने के लिए। वैसे ही हमारे अंदर भी थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है जिससे कि वी रीच आवर हाईएस्ट पोटेंशियल। करेक्ट? यस। नाउ
उन्होंने यही कहा था कि जो बिहेवियर्स हम शो करते हैं उसका कोई पर्पस होना चाहिए, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बस ऐसे ही एवी हम कर रहे हैं, नहीं, उसका कोई पर्पस होना चाहिए, कोई वैल्यू होनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लोग डिसिप्लिन होते हैं, जो लोग काबिल होते हैं, जो लोग अच्छा रूटीन फॉलो करते हैं, वो इसी टाइप का बिहेवियर भी कैरी करने की कोशिश करते हैं जो अपने आप में हेल्दी होता है और उनको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे लेके जाता है। रॉजर्स ने अपने सेल्फ के ऊपर, उन्होंने सेल्फ के टॉपिक पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया था, है ना। आई डोंट नो मैम आज पेन को क्या हुआ है, अच्छे से एज यू कैन सी वो नहीं चल रहा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के ऊपर उन्होंने बात करी थी, जहां पे उनका ये कहना था कि हम जो भी काम करते हैं उससे हमारा जो असली सेल्फ है, हम उस चीज को एक्चुअलाइज, मतलब अपने असली सेल्फ को पहुंचने के लिए, असली सेल्फ तक पहुंचने के लिए हमें अपना फुल पोटेंशियल दिखाना है। ठीक है। तो उन्होंने एक आइडल और एक ट्रू सेल्फ और एक आइडल सेल्फ का कॉन्सेप्ट बोला। तो ट्रू सेल्फ पे तो हमें एक मेहनत से पहुंचना है। आइडल सेल्फ वो सेल्फ होता है जिसको जो हम बनना चाहते हैं। तो अगर तुम ऑलरेडी डिसिप्लिन हो, दैट इज योर ट्रू सेल्फ। और अगर तुम बनना चाहते हो, जैसे अक्षय कुमार के जैसे, ऑलरेडी तुम डिसिप्लिन हो लेकिन तुम और उनके जैसा डिसिप्लिन बनना चाहते हो, तो तुम दोनों के बीच में मेल खाता है ना, तुम्हारी ट्रू सेल्फ और आइडल सेल्फ में मेल खाता है, यस, तो तुम रहोगी खुश। लेकिन अगर वो तुम बहुत निहायती आलसी, जो तुम्हारे पेरेंट्स के हिसाब से तुम हो शायद, एंड बनना चाहते हो तुम अक्षय कुमार जैसे, क्या तुम खुश रहोगे? क्या तुम अपने आप से संतुष्ट रहोगे? नहीं। तब तुम अनहैप्पी रहोगे और तुम डिससेटिस्फाइड रहोगे, सॉरी कट गया, तब तुम खुश नहीं रहोगे और तुम सेटिस्फाइड भी नहीं रहोगे। तो इसीलिए रॉजर का बेसिक प्रिंसिपल इसी पर है कि हमें अपना, जो हम अपने बारे में, जो हमारा परसेप्शन है, जो जिस तरीके से हम अपने आप को परसीव करते हैं, वो हमें इतना ज्यादा बढ़ाना है कि हम अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे पहुंच सकें। ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा था कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में हम अपने आप को हर टाइम इवेलुएट करते हैं, हम अपनी चीजों से सीखते हैं और अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो हम अपने बारे में, जो हम परसेप्शन है हमारी, वो सोशल इन्फ्लुएंसेस से काफी अफेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अच्छे सोशल कंडीशन में हो जहां पर तुम्हें प्यार मोहब्बत, तुम्हारी हर चीज की रिस्पेक्ट हो रही है, अगर तुम उस कंडीशन में पले बढ़ते हो, तो तुम्हारा सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो काफी ज्यादा होगा। वेयर एज अगर तुम्हारा कंडीशन उल्टा है, तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम कम होगा। हाँ या ना? यस। नाउ, जो हमारा ज्यादा, जब हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है तो हम उस टाइम पे काफी फ्लेक्सिबल होते हैं कि हम अपने नए, कि हम नए नए एक्सपीरियंस, नए नए लोग, नए नए चीजों को सीख सके, जिससे कि हम आगे बढ़ सके, आगे ग्रो कर सके और अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज भी कर सके। आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, पता नहीं क्यों, कुछ तो तकलीफ हो रही। ठीक है। ओके। नाउ, इसके अलावा इन्होंने किस बारे में बात करी थी? अगर आपको ये कंडीशन चाहिए जहां पर आप अच्छे से ग्रो कर सको, अच्छे से सीख सको, अच्छे से फल फूल सको वाला बात जो होती है, अच्छे से नई नई चीजें सीखो, अच्छी अच्छी ग्रोथ हो आपकी, तो इसके लिए आपका कंडीशन कैसा होना चाहिए? ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड आपके पास होना चाहिए, जो इन्होंने अपनी थेरेपी पे काफी फोकस किया था। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मतलब बिना किसी कंडीशन के तुम्हें वो प्यार, तुम्हें वो सपोर्ट मिलते रहेगा, जिससे कि तुम बिना किसी बंधन में बंध के एक अपनी ऊंचाइयों, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ोगी। फिलोसफिकल लगा क्या? मतलब यही था इनका कहना, तो यही था। ठीक है। इनके बाद मैस्लो अंकल आए। मैस्लो अंकल तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी दी थी, जहाँ पे उन्होंने 5 लेवल बताया था, 5 ऐसे ट्रायंगल बनाया था, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 5, हाँ। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, इतना जो नीड था उनके लिए, वो था कि बहुत जरूरी है। और ये वाली जो नीड्स है, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड और बिलोंगिंग नीड, ये तीनों नीड जो है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी है। और उसके बाद ये जो ऊपर की 2 नीड्स है ये भी जरूरी, मतलब ये पूरा ट्रायंगल ही, एज फॉर अ ह्यूमन बीइंग इट इज वेरी नेसेसरी।
ठीक है। और मैस्लो के हिसाब से उन्होंने हमेशा इंसान को एक ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मक और अच्छे सोच के साथ देखा कि उनके अंदर वो क्षमता है कि वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंच सके। ठीक है। लेकिन ह्यूमन बींग्स आर व्हाट, ह्यूमन बींग्स में के पास ये भी पावर है कि वो अपनी जिंदगी को अपने, उनके हाथों में कंट्रोल है, वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से शेप कर सकते हैं। अगर हम ये बस नीचे के तीन की बारे में बात करें तो ये नीचे की तीन तुम्हारे अंदर भी होती है, मेरे अंदर भी होती है और जानवरों के अंदर भी होती है। तो हम जानवरों से कोई अलग नहीं होंगे अगर हम हमारा फोकस इन्हीं तीनों पे होगा। लेकिन हमें एज अ ह्यूमन को एनिमल से हम कैसे डिफरेंशिएटेड फील करते हैं, जब हमारे पास ये सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी होती है, क्योंकि जब ये पांचों नीड हमारे पास होती है ना, तभी एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो करता है। लेकिन अगर हम बस ये नीचे तीन वाले की बात करें तो इसमें ह्यूमन ग्रो नहीं करेगा। उसको ग्रो करने के लिए सेल्फ एस्टीम भी चाहिए और उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी चाहिए, जो जानवरों को नहीं चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद हमने सिंपल सा छोटा सा पढ़ा था कि व्हाट इज हु इज अ हेल्दी पर्सन। तो हेल्दी पर्सन के लिए हमने पढ़ा था कि जो अपने फीलिंग्स के बारे में अवेयर हो, जो अपने आप को के बारे में अवेयर हो, जो अपनी आपको बिल्कुल डीपली जानता हो, अपने लिमिट्स को जानता हो, अपने फैसलों का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है ना, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस के बारे में जानता है, जो आज में रहता है और आने वाले कल दैट इज फ्यूचर और बीते हुए कल दैट इज पास्ट में नहीं रहता। ठीक है। इसी के साथ हमने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पढ़ा था। फिर हम असेसमेंट पे आ गए थे। कुछ तो प्रॉब्लम है आज मेरे पेन में, आई डोंट नो व्हाई, कुछ प्रॉब्लम है। अब क्या है वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। पेन का इंक चेंज करके देख लेते हैं। पता नहीं पेन में ही प्रॉब्लम हो रही है। देख रहे हो? ओके। ठीक है। देखते क्या है, क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी पे आ गए थे, जहाँ पे हमने कहा था लाइक अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग आपस में एक दूसरे की बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। पहले समझते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं कि अच्छा ये इंसान इस सिचुएशन में ऐसा बिहेव करेगा, ये सब हम कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी भी चीज को अच्छे से ऑब्जेक्टिवली अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें एक टूल चाहिए, एक टेस्ट चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए जो एक पुख्ता सबूत हमें हमें दे कि हाँ इस भाई इस इंसान का बिहेवियर ऐसा ही है, और वो सिर्फ मुझे नहीं लगता, वो सबको लगता है ना। तो वो पुख्ता सबूत हमें कौन देगा? वो हमें देगा पर्सनालिटी असेसमेंट। आई डोंट नो व्हाई बट ये चल ही नहीं रहा है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर हम ये असेसमेंट यूज करेंगे इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है, गलतियां कम होती है और हम बहुत एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज बना पाते हैं। ठीक है। इंसान क्या करता है, किसी भी सिचुएशन में इंसान क्या करता है, कैसा सोचता है, ये सारी चीजें हम समझते हैं। ठीक है। अ, पता नहीं यार, ये पेन के साथ ना बहुत इरिटेटेड है, बहुत ज्यादा। अभी तो बहुत इरिटेटेड, इसको 5 बजे वाली क्लास में नहीं हो रहा था ना, 7 बजे वाली क्लास में पता नहीं क्या हुआ है इसे। ओह, मैं बिल्कुल परेशान हो रही हूँ, मैं तो उसकी वजह से हमारी क्लास का टाइम भी जैसे ऐसे जा रहा है। हाँ ठीक है। इसके अलावा हमने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़े थे जिससे कि हम कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहला सेल्फ रिपोर्ट पढ़ा था, जहाँ पे एल्पोर्ट जी की कृपा के हिसाब से अब हमारा पेन भी चल गया। यस, आज पानी के पास चल गया। हाँ। तो एल्पोर्ट जी की ने क्या कहा था कि सबसे पहला बेहतरीन तरीका क्या है किसी इंसान को समझने का, कि हम उससे खुद सामने से पूछ लें कि वो अपने बारे में, उसकी क्या क्या फीलिंग्स है, वो अपने बारे में क्या कुछ जानता है ना। तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर का इस्तेमाल हुआ था। फिर वही बात। हाँ। सेल्फ रिपोर्ट मेजर का इस्तेमाल हुआ था। इसमें हम जो भी स्टेटमेंट होता है उसके ऊपर वर्बल रिस्पॉन्सेज देते हैं। एक सेट ऑफ क्वेश्चन होता है जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, है ना। तो वो ऑब्जेक्टिवली ये दिया जाता है और वो लोग अपनी फीलिंग्स अपने आइटम्स पे देते हैं, उनका स्कोर निकलता है। रिस्पॉन्स जो होता है वो स्कोरिंग में होता है, नंबर्स में होता है। फिर उसकी क्वालिटी क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है और इंटरप्रिटेशन होता है।
तो सबसे पहला टेस्ट जो हमने डिस्कस किया था वो मिनीसोटा मल्टीफेजिक इन्वेंट्री किया था, पर्सनालिटी इन्वेंट्री जो MMPI है। क्यों इसका नाम ऐसा पड़ा है? मिनीसोटा मतलब वो जगह, मल्टीफेजिक पर्सनालिटी मतलब पर्सनालिटी के काफी अलग अलग डायमेंशंस, और इन्वेंट्री मतलब इस टेस्ट ये जो है, ये जो मेजर है इसमें ना कुछ सही है ना कुछ गलत, इसलिए ये इन्वेंट्री है। किसने इसको डेवलप किया था? तो हैथवे एंड मैकलिनी ने किया था, जिससे कि हम पहले तो इनिशियली साइकाट्रिक डायग्नोसिस के लिए यूज हुआ था, लेकिन बाद में इसको वेरियस साइकोपैथोलॉजी के लिए यूज किया। इसके रिवाइज्ड आइटम MMPI 2 है अभी जो हम यूज कर रहे हैं। 567 आइटम्स हैं इसमें, 567 आइटम है इसमें। जो हर आइटम है इसके के लिए जो रिस्पॉन्स है वो यस या नो है, और 10 सब स्केल्स है। ठीक है जी। इंडिया में मलिक और जोशी ने ये टेस्ट डेवलप किया, ये इन्वेंट्री डेवलप की है, जोधपुर मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ठीक है, तो इंडियन अडेप्टेशन में ये टेस्ट है हमारे पास MMPI का। अगर हम बात करें आइजिंग पर्सनालिटी के बारे में, तो हम ऑलरेडी इनके बारे में ट्रेट अप्रोच में पढ़ चुके थे। H.A. आइजिंग ने दो तरीके का अपने जो इन्होंने क्वेश्चन था, आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने पहले दो डायमेंशन की बात करी, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन और न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशनल स्टेट। बाद में इन्होंने तीसरा डायमेंशन भी ऐड कर दिया, दैट इज साइकोटिसिज्म और सोशियबिलिटी। तो साइकोटिसिज्म मतलब क्या? वो इंसान जो काफी, जिसको लोगों की परवाह नहीं है, जिसको लोगों के फीलिंग्स की परवाह नहीं है, जो हमेशा अथॉरिटी के अगेंस्ट जाके कुछ काम करता है, लोगों के साथ टफ बिहेव करता है, उस टाइप का इंसान। ठीक है, फिर 16 पर्सनालिटी आ गया था, इसको किसने दिया था? रेमंड कटेल ने दिया था, जिन्होंने बहुत सारे पर्सनालिटी डिस्क्रिप्टिव से छोटे छोटे कुछ कुछ निकाले थे, कुछ कुछ नैरो डाउन करे थे यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टर एनालिसिस, और उसी के बेसिस पे बाद में डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट लोगों को दिया गया था। एक टेस्ट था, तो टेस्ट प्रोवाइड विद डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट, और उन सब्जेक्ट को बोला गया था कि उनको स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज देने हैं। जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से उनको जो उनको सही लगे वो चूज करना है उस सिचुएशन के लिए। तो ये करियर, वोकेशन, इन सब चीजों में इस टेस्ट का काफी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जिस पे सेल्फ रिपोर्ट हम करते हैं, जैसे अथॉरिटेरियनिज्म, लोकस ऑफ कंट्रोल एंड ऑप्टिमिज्म। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ रिपोर्ट मेजर जो है उसकी काफी प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे पहला है सोशल डिजायरेबिलिटी। सोशल डिजायरेबिलिटी क्या होता है कि मतलब तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे पास एक टेस्ट है, उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि आई डू स्मोक। ठीक है, अब तुम क्या करोगे? मान लो अगर तुम यू रियली स्मोक, तुम्हारी स्मोकिंग बिहेवियर है, लेकिन तुम्हें पता है कि ये चीज वापस मेरे पास आएगी, है ना, मतलब मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर मेरे पास ही रिस्पॉन्स तुम्हारा आएगा, तो तुम्हें ये लगेगा कि अगर मैंने इस पे हाँ लिख दिया, आई डू स्मोक पे अगर मैंने यस टिक कर दिया, तो जो मेरा रिस्पॉन्स कलेक्ट कर रहा है उसको पता चल जाएगा कि यस आई डू स्मोक, तो वो मेरे बारे में फिर कुछ अलग अलग परसेप्शन बना लेगा, है ना, मैं मुझे जज करने लगेगा। तो वो सब चीजों से बचने के लिए इंसान क्या करता है ना, एक सोशली डिजायरेबल मैनर में आंसर दे देता है। वो बोलता है नहीं, आई डोंट, सिंपल। ये होता है एक सोशल डिजायरेबिलिटी, मतलब सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में तुम कोई रिस्पॉन्स देते हो जिसके बेसिस पे तुम्हें जज ना किया जाए। और दूसरा प्रॉब्लम होता है एक्विजिशन, जहां पर किसी, अगर 10 आइटम है तो 10 आइटम में से अगर उसमें सिर्फ यस या नो का ऑप्शन है, तो लोग सब आइटम के लिए यस 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 ही लिखते हैं, चाहे उसमें यस की जरूरत भी नहीं थी, उन्होंने पढ़ा। इसका मतलब क्या होता है? उन्होंने आइटम नहीं पढ़ा, तभी उन्होंने सब में यस 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 लिखा, है ना। तो यही होता है एक्विजिशंस का मतलब, उस हर चीज में हम यस 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 ही लिखते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे जो हमारी असेसमेंट होती है वो कम रिलायबल हो जाती है, वो कम असरदार होती है। तो ये हमने अभी 5 बजे की क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा। अब जो हम लोग अभी पढ़ने वाला, अभी जो हम कवर करेंगे वो करेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव मतलब किसी चीज के ऊपर प्रोजेक्ट करने, जैसे कंप्यूटर की चीज तुम प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट करते हो, है ना, प्रोजेक्टर कंप्यूटर की चीज को प्रोजेक्ट करता है। तुम अपनी फीलिंग्स को किसी और के ऊपर प्रोजेक्ट करते हो, जैसा फ्रॉइड ने कुछ कहा था, ऐसा कुछ, है ना, प्रोजेक्शन का डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया था। प्रोजेक्टिव टेक्निक भी कुछ उसी तरह पे चलती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है वो साइको एनालिटिक थ्योरी से ही इंस्पायर्ड है ना। इस टेक्निक का फायदा क्या है कि इस टेक्निक में तुम जो भी इंसान के अंदर जो अनकॉन्शियस बिहेवियर है, अनकॉन्शियस फीलिंग है,
जिसके बारे में वो बिल्कुल अवेयर नहीं है, जो अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं, ख्वाहिशें हैं, जिसके बारे में वो बिल्कुल अवेयर नहीं है, वो सब चीजें इस टेक्निक से हम बाहर निकलवा सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, डरने की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं, तुम भी अब इस बात से रिलेट करते हो कि जिस चीज के बारे में हम अनअवेयर है, जो कहीं ना कहीं बैक ऑफ आवर माइंड है, वो हमारे अभी के बिहेवियर को एक्चुअली इन्फ्लुएंस करती है, हाँ या ना। तो यही चीज के बारे में इन्होंने बात करी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो आ, अभी तक जो हमने पर्सनालिटी असेसमेंट में पढ़ा, जो सेल्फ रिपोर्ट पढ़ा, वो डायरेक्ट था, सामने से हमने सब्जेक्ट से ही पूछ लिया कि तुम अपने बारे में क्या जानते हो, तुम अपने बारे में क्या तुम्हें एक्सप्रेस करना है, क्या फील करते हो, तुमने हमें बता दिया। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली पर्सन से इंफॉर्मेशन ले ली। लेकिन इनडायरेक्ट, ये जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ये इनडायरेक्ट है। क्यों? प्रोजेक्ट, ये जो डायरेक्ट मेथड है ना, डायरेक्ट टेक्निक का पता है प्रॉब्लम क्या है? जब भी तुम सामने से जाके इंसान से पूछोगे ना कि आपकी फीलिंग्स क्या, आपके इमोशन, तो वो इंसान कॉन्शियस हो जाता है, वो जो बताना चाहता है ना वो भी नहीं बताएगा। तो इसीलिए हमें कभी कभी सीधी उंगली से ना लेके टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता। तो हमें जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है ना, वो टेढ़ी उंगली है, जिससे कि हम तुम्हारे अंदर की बात जान सके, तुम्हारे मन, तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारे इमोशंस, हर चीज को निकलवा सके जो तुम नहीं एक्सप्रेस करना चाहते, ठीक है। तो अभी तक जो हमने टेक्निक डिस्कस करी वो थी डायरेक्ट टेक्निक। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली हम इंसान से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जिसका हमें असेसमेंट करना है। इन सिचुएशन में वही इंसान बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस और हेजिटेट हो जाता है अपनी कोई भी फीलिंग, थॉट या इमोशंस को, प्राइवेट थॉट, इमोशंस और मोटिवेशन को फील करने से, मतलब एक्सप्रेस करने से। और अगर करेगा भी तो सोशली डिजायरेबल मैनर में करेगा। ये जो टेक्निक है, ये साइको एनालिटिक थ्योरी से इंस्पायर्ड है, जहाँ पे हमारी सारी चीजें अनकॉन्शियस मोटिव से गवर्न होती हैं। तो डायरेक्ट मेथड जो है, ये अनकॉन्शियस मोटिव को रिवील नहीं कर पाएगा इसी के लिए, और इंडिविजुअल का रियल पिक्चर हमें नहीं दे पाएगा, इंडिविजुअल का जो रियल पर्सनालिटी है। इसी के वजह से इसको उभर के आने के लिए, इस मसले को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट है, और प्रोजेक्टिव टेक्निक इसी कैटेगरी में फॉल करता है। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि वाई, मतलब तुम्हें भी समझ में आ गया कि वाई डायरेक्ट टेक्निक्स कैन नॉट रिवील द अनकॉन्शियस मोटिव ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। सिंपल। क्यों? क्योंकि वो नहीं अनकवर कर सके। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम जब सामने से उनसे पूछेंगे तो वो हमें नहीं बताएंगे, वो सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में बताएंगे। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद हाँ, अच्छा, सेल्फ रिपोर्ट के बारे में अगर मैं तुम्हें मैंने बताया नहीं, बताया था ना लास्ट क्लास में। सेल्फ रिपोर्ट पे यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी में सेल्फ रिपोर्ट पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। लाइक ऐसे आएगा कि व्हाट आर सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, explain the measures under self report and what are the limitations of using self report measure, ऐसे करके 6 मार्क का इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तुम्हारे मतलब की बात, एक्चुअली कलर अच्छा है यार, है ना, पर्पल पर्पल। ओके, नाउ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का फायदा क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को इसीलिए डेवलप किया गया है जिससे कि हम कोई भी अनकॉन्शियस फीलिंग, मोटिव, इमोशन को असेस कर सकें। ये इसी असम्पशन पे बेस्ड है कि काफी अनस्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स, अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस या सिचुएशन, किसी के ऊपर इंसान अपनी फीलिंग, इमोशन को प्रोजेक्ट कर सकता है। And a less structured, unstructured stimulus or situation will allow the individual to project his or her feeling, desire, needs on that situation. और इसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। तो बहुत तरीके की स्टिमुलस यूज होते हैं, जैसे कुछ कुछ इसके लिए स्टिमुलस मटेरियल बनाया जाता है और काफी सिचुएशंस क्रिएट करे जाते हैं। कुछ कुछ ऐसा भी होता है जैसे कि जहाँ पर हमें किसी स्टिमुलस के साथ एसोसिएशन बनाना होता है, जैसे वर्ड हो गया या इंक ब्लॉट हो गया। कहीं कहीं तुम्हें ड्राइंग करनी पड़ जाती है, कहीं कहीं तुम्हें सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ता है, कहीं कहीं तुम्हें पिक्चर के आधार पे स्टोरी बनानी होती है। याद है तुम्हारे स्कूल में होता था, स्टोरी नहीं बनाते थे तुम, मतलब तुम्हारे पास चित्र वर्णन आता था, याद है, हिंदी में आता था ना, आता था ना, चित्र वर्णन, एक इमेज दे देते थे, बोलते थे इस चित्र को वर्णन करो, इसका, इसको डिस्क्राइब करो कि क्या हो रहा है।
इसी टाइप का कुछ यहाँ पर ऐसा होता है, पिक्चर देते हैं, बोलते हैं कि इसके बेसिस पे स्टोरी बनाओ, सबके बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें मान लो स्टिमुला है तो बहुत तरीके के, मतलब बहुत तरीके के सिचुएशन, बहुत तरीके की इमेजेस है और उसमें बहुत तरीके के रिस्पॉन्सेज भी उठ के आएंगे, लेकिन हमारा कॉमन फीचर क्या है, हमारा जो इन सब में जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है कोई भी तरीके का, उन सब की कॉमन फीचर्स क्या है। सबसे पहला, स्टिमुलाई जो है वो रिलेटिवली अनस्ट्रक्चर्ड या पुअरली डिफाइंड, वो पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, जिस इंसान के ऊपर हम ये कर रहे हैं उसको नहीं बताया जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और उसकी स्कोरिंग वगैरह कैसे होगी। तीसरी बात, इनको ये बताया जाता है कि आपका इसमें कोई भी आंसर सही या गलत नहीं है, आप जो आपको सही लगे आप वो आंसर दे सकते हो। हर रिस्पॉन्स की स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से होती है और सब्जेक्टिव होती है, प्लस हर रिस्पॉन्स एक एक इतना इतना भी बिट इन पर्सनालिटी के बारे में देगा एंड इट्स मोर देन, ठीक है। अब जैसे तो हमने ऊपर में बात करी थी सेल्फ रिपोर्ट मेजर क्यों, जैसे हमने जो 5 बजे वाली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था ना कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर के नुकसान क्या है, उसी तरीके से प्रोजेक्टिव टेक्निक के भी कुछ स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस हैं। जैसे स्ट्रेंथ अगर मैं बोलूं तो इसका स्ट्रेंथ ये है कि सबसे नहीं, अच्छा स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं है, सॉरी, ये जो है ये इस चीज के लिए है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स तुम्हारे साइकोमेट्रिक बाकी जो अलग साइकोमेट्रिक टेस्ट है उससे अलग कैसे, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर डिफरेंट फ्रॉम द साइकोमेट्रिक टेस्ट इन मेनी वेज। कैसे प्रोजेक्टिव टेस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट से अलग है, कैसे, पहली बात, प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑब्जेक्टिव मैनर में स्कोरिंग उसकी नहीं होती, उसके जो रिस्पॉन्सेज आएंगे उसका एनालिसिस क्वालिटेटिवली होगा जिसके लिए रिग्रेस ट्रेनिंग लगती है और ये चीज साइकोमेट्रिक टेस्ट में अवेलेबल नहीं, एप्लीकेबल नहीं, ठीक है जी। समझ में आया कैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक साइकोमेट्रिक टेस्ट से अलग है। पहली बात तो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, साइकोमेट्रिक स्ट्रक्चर्ड होता है, प्रोजेक्टिव स्ट्रक्चर्ड नहीं है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को हम ऑब्जेक्टिवली स्कोर नहीं कर सकते हैं, तो सब्जेक्टिवली स्कोर करना पड़ता है। साइकोमेट्रिक ऑब्जेक्टिवली ही स्कोर होता है। प्रोजेक्टिव में जो है उसको एनालाइज करने के लिए उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है जिसके लिए हमें काफी ट्रेनिंग चाहिए। क्वांटिटेटिव में या जो साइकोमेट्रिक होता है उसमें हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। 1 मिनट पानी पी लेती हूँ मैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जो जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ठीक है। ना, सबसे पहला जो टेस्ट है प्रोजेक्टिव टेस्ट का, प्रोजेक्टिव टेक्निक का, वो है द रोशाक इन ब्लॉक टेस्ट। रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट, रोशाक एक इंसान है जिन्होंने ये टेस्ट डेवलप किया। इंक ब्लॉट मतलब क्या, एक पेपर, उसके ऊपर इंक डाली, ठीक है, इंक डाली और उस पेपर को ऐसे करके फोल्ड कर दिया और जब खोला तो कुछ इस टाइप के बहुत सारे इमेजेस बने, इंटरेस्टिंग, ठीक है। और इसके बेसिस पे सब कोई अपने अलग 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 रिस्पॉन्सेस देते हैं। तो रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट, दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय हरमन रोशाक। द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 10 इंक ब्लॉट्स, 10 इंक ब्लॉट्स, ठीक है। अब 10 इंक ब्लॉट का डिस्क्रिप्शन दिया है, 5 ब्लैक एंड व्हाइट है, 2 रेड में है और 3 कलर में है, पूरे कलर में, पेस्टल कलर्स। 5 of them are in black, 2 are in some red ink and remaining 3 are in some pastel colors, ठीक है। जो इंक ब्लॉट बनाए गए हैं उसका जो डिजाइन है वो सिमेट्रिकल है, देखिए सिमेट्रिकल है। ये अगर तुम बीच में से एक ऐसे लाइन खींचो, मतलब मेरा तो लाइन वो नहीं है, अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं, यस, तो देख रहे दोनों साइड इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिमेट्रिकल डिजाइन, ठीक है। तो ये ब्लॉट जो है वो सिमेट्रिकल है नेचर में। हर ब्लॉट जो है उसको हमने, जो एक व्हाइट कार्डबोर्ड होता है ना, कार्डबोर्ड तुमने देखा है, गत्ता,
एक व्हाइट कार्डबोर्ड होता है, उसके ऊपर इस पिक्चर को लगाते हैं और कार्डबोर्ड का साइज कितना होता है 7/10। तुम बोलोगे दीदी ये सब याद करना है? हाँ जी, हाँ, अनफॉर्चुनेटली तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इंक ब्लॉट्स बनते कैसे हैं? तो जैसे मैंने बताया, ब्लॉट्स जो होते हैं उसको बनाया जाता है बाय ड्रॉपिंग इंक ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन फोल्डिंग द पेपर इन हाफ। तो वो इंक ब्लॉट टेस्ट हो जाता है। और इस टेस्ट को करने के दो फेज हैं। दो क्या है? फेजेस। फेजेस क्या क्या है? दो। सबसे पहला फेज क्या है? परफॉर्मेंस प्रॉपर। परफॉर्मेंस प्रॉपर मतलब क्या? ये पहला स्टेप हुआ। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो 10 कार्ड है एक एक करके हम मतलब सब्जेक्ट को दिखाते हैं जिसके ऊपर हम ये कर रहे हैं। एक एक करके हम सारे कार्ड्स दिखाते हैं और जब जो कार्ड हम एक एक करके कार्ड जब दिखाएंगे तो हम हर कार्ड के बारे में पूछते हैं कि उनको इस कार्ड में क्या दिख रहा है। ठीक है, पहला ये हो गया। तो जब 10.5 के 10 कार्ड के वो ऐसे रिस्पॉन्स दे देता है तो वहां पे पहला स्टेप खत्म हो जाता है। अब आता है दूसरा स्टेप, दैट इज इंक्वायरी फेज। अब हम इसमें थोड़ा डिटेल में अब एक एक कार्ड फिर से लेते हैं शुरू से और हम पूछते हैं आपको इस कार्ड में ये चीज कहाँ दिखी। अगर जैसे मान लो मैं अगर ये वाला इमेज दिखाऊं, मैं बोलूंगी कि ये ना इमेज मुझे मॉन्स्टर का लग रहा है। अब मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है। तुम बोलोगे दीदी हमें ना मॉन्स्टर दिख रहा है। तो मैं तुमसे ये पूछूंगी तुम्हें कहाँ कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये मॉन्स्टर है। तो तुम बताओगे ये ना उसके पैर लग रहे हैं, ये उसकी आंखें लग रही है। ऐसे ऐसे करके तुम मुझे बताओगे यहाँ पे तुम्हें कहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, क्यों दिख रहा है। ये वाला जो चीज है ना, हमें ये देखना होता है वेयर हाउ एंड ऑन व्हाट बेसिस वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स बनाएंगे। हर चीज को हम फिर बहुत बारीकी से हम उस चीज को समझते हैं। उसके बेसिस पे उसकी इंटरप्रिटेशन और स्कोरिंग होती है। और आज के टाइम में तो अब हमारे पास कंप्यूटर टेक्निक्स भी आ गए जिससे कि हम रोशाक का स्कोरिंग कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो रोशाक समझ में आया? रोशाक में कोई डाउट तो नहीं है ना? अब जो दूसरा टेक्निक है दैट इज कॉल्ड द थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। इसको हम शॉर्ट में टीएटी बोलते हैं, टैट, टीएटी, है ना? सीएटी कैट, तो टीएटी टैट नहीं बोलते, टीएटी बोलते हैं इसको। अब जो ये थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट है ना, इसको किसने डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है मॉर्गन और मरे ने। ये इंक ब्लॉट जो ये रोशाक इंक ब्लॉक है ना, इससे काफी हल्का स्ट्रक्चर्ड है। मतलब इसमें तो तुम्हारे पास कोई वो है ही नहीं, इसमें तो कोई बेसिस ही नहीं है। ये हल्का स्ट्रक्चर्ड है क्योंकि इसमें थोड़ा लिखना पढ़ना होता है। तुम इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास सबसे पहला 31 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं इसमें? कितने थे? 10। इसमें कितने? 31। इसमें से 30 कार्ड जो होते हैं उसपे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कार्ड होते हैं और एक कार्ड जो होता है वो ब्लैंक कार्ड होता है, ब्लैंक खाली, उसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, और हर कार्ड पे अलग 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 सिचुएशंस होते हैं। अब हर एक पिक्चर है वो एक ऐसे ही जैसे रोशाक को कार्डबोर्ड पे प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे भी ये पिक्चर, हर पिक्चर कार्ड पे प्रिंट होती है। कुछ कार्ड रहते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको हम बड़े लोगों के साथ यूज करते हैं, चाहे वो बड़े मेल हो या बड़े फीमेल हो। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम छोटे लड़के या छोटी लड़कियों के साथ इस्तेमाल करते हैं। किसी कहीं पे हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। तो इट डिपेंड्स कि तुम्हें कौन से लोग पे कितने कार्ड्स एडमिनिस्टर करने हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन होता कैसे है ये समझो। कार्ड्स एक एक करके दिखाए जाते हैं। एक टाइम पर एक ही कार्ड आएगा। जब एक टाइम पे तुम एक ही कार्ड दिखाओगे, फॉर एग्जाम्पल तुमको मैंने कार्ड 1 दिखाया, कार्ड 1 के बेसिस पे मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम अच्छे से इमेज को देखो और उसके बेसिस पे एक कहानी बनाओ जिसमें तुम काफी माहिर हो ना। एक वर्ड तुम्हें पता चले जिसके ऊपर तुम एक पूरी बुक लिख सकते हो, कहानी बना सकते हो ना। The subject is asked to tell a story describing the situation presented in the card. ठीक है, जो भी पिक्चर में हो रहा है उसके बेसिस पे तुमको एक स्टोरी बनानी है। स्टोरी में क्या 4 चीजों पे तुम्हें फोकस करना है। सबसे पहली चीज, किस वजह से जो अभी दिख रहा है वो हो रहा है, ये सिचुएशन किस वजह से हो रही है। तुम बोलोगे दीदी हमें क्या पता, बट वही चीज है। तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी मोटिवेशन, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारा बिहेवियर, सब कुछ इस चीज से पता चलेगा। मान लो अब ये एक इमेज है, ये सिचुएशन किस वजह से हो रही है,
ये सिचुएशन में अभी क्या हो रहा है, पहली बात तो किस वजह से हुई है, दूसरी बात किस वजह क्या हो रहा है अभी, पहला किस वजह से हुई है, दूसरा जो है तुम्हें इम्पोर्टेंट याद करना है पॉइंट, अभी क्या हो रहा है पिक्चर में, अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और चौथा कि उन जो भी कैरेक्टर्स इसमें हमें दिख रहे हैं वो लोग क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। अब ये चार चीजों को फोकस में रख के तुम बनाओगे एक स्टोरी, और जो तुम स्टोरी बनाओगे उसकी होगी फिर बाद में एनालिसिस, स्कोरिंग, इंटरप्रिटेशन, और फिर हम आएंगे इसका कि तुमने क्या सोचा क्या है। इसका क्या इंडियन अडेप्टेशन है? हाँ जी, इसका इंडियन अडेप्टेशन है, काफी लोगों के लिए बना है। तो इसका इंडियन अडेप्टेशन दिया है उमा चौधरी ने। ठीक है, बस इतना ही तुम्हें याद रखना है। ठीक है, नाउ कम्स द नेक्स्ट वन, रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। तुम बोलोगे ये क्या अजीब सा नाम है, तो नाम अजीब है ना, उसके ऊपर स्टडी और अजीब, सिंपल है। पहली बात तो ये नाम है रोजनविक, ये एक इंसान है जिन्होंने ये टेस्ट डेवलप किया है। ठीक है जी, तो इनको ये देखना था कि लोग जब गुस्सा होते हैं तो उनका किस तरीके का गुस्सा होता है, और कौन सी डायरेक्शन, कौन सी दिशा में वो गुस्सा जाता है। ठीक है, अब तुम दिशा से फिर वो दिशा में समझ लेना जो तुम हमेशा समझते आ रहे हो। ठीक है, तो ये टेस्ट जो है रोजनबेग ने डेवलप किया था जिससे कि वो ये जान सके कि कैसे हाउ पीपल एक्सप्रेस अग्रेशन इन द फेस ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। कोई भी इंसान अग्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करता है किसी सिचुएशन में। ठीक है, कौन कितनी ताकत के साथ, कौन सी दिशा में, है ना, किसी के ऊपर करता है, खुद के ऊपर करता है, या किसी को प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, वो इस स्टडी से हमने समझने की कोशिश कर ली इस तरीके के मेजर से। तो इसमें क्या होता है, दो इमेजेस दिखाई जाती हैं, जैसे मान लो ये तो एक एक ये है, एक एक इंसान ये, और एक इंसान ये। ठीक है, अब इस इंसान के ना मन में कुछ चल रहा है, इस इंसान के मन में कुछ चल रहा है, ऐसे ऐसे ना कुछ, मैं अच्छे से बबल बना के तुम्हें दिखाती हूँ। इस इंसान के मन में ना कुछ चल रहा है। ठीक है, तो इसने इसको कुछ बोला, इस इंसान ने इसको कुछ बोला। ठीक है, जो इस इंसान ने जो इसको बोले, मतलब ये है ए और ये है बी। ए जो बी को बोलेगा वो यहाँ पे लिखा आएगा, लेकिन बी का जो क्लाउड होगा ना वो खाली होगा, और तुम्हें बताना होगा इस क्लाउड में कि ये इंसान क्या रिस्पॉन्ड करेगा, इस इंसान जो भी इसने कहा उसकी बेसिस पे बी वाला ए वाले को क्या रिस्पॉन्ड करेगा, ये ही है स्टडी। ठीक है, तो ये कार्टून टाइप का हेल्प, कार्टून की मदद से एक हम सीरीज और सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहाँ पे एक इंसान सामने वाले को नाराज करता है, गुस्सा दिलाता है, और हम ये देखते हैं कि दूसरा जो इंसान, जो ये इंसान है, ये इसको क्या बोलेगा, है ना। द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल व्हाट द अदर फ्रस्ट्रेटेड पर्सन विल से और डू, बोलेगा या क्या बोलेगा, क्या करेगा ये। अब इसकी जो एनालिसिस है ये तीन चीजों पे होती है, दो चीजों पे होती है, एक है टाइप, एक है डायरेक्शन। तो अटेम्प्ट ये देखते हैं कि क्या उसका गुस्सा सामने वाले के ऊपर है जिसने गुस्सा दिलाया, या अपने आप को प्रोटेक्ट करने पे है, या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने पे है ना। प्रोटेक्शन ऑफ फ्रस्ट्रेटेड पर्सन मतलब अपने खुद के प्रोटेक्शन पे है, या कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन इस प्रॉब्लम के निवारण पे है। पहली बात तो हमारा फोकस हम ये देखते हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं कि उसका डायरेक्शन कहाँ है। तो डायरेक्शन मतलब क्या, कि उसका गुस्सा अपने आजू बाजू की चीजों पे निकल रहा है, खुद के ऊपर निकल रहा है, या सिचुएशन से दूर जाने पे निकल रहा है। ये है रोजनबेक की स्टडी, और ये स्टडी का इंडियन अडेप्टेशन पारिक जी ने दिया है। ठीक है, सिंपल सा स्टडी समझ में आया। जो तुम लोग बनाते हो ना कि डायलॉग वाला, कि एक इंसान ने ऐसा बोला दूसरा इंसान क्या बोलता है, ये वही है। बस इसमें ये देखना है कि गुस्सा कोई किसके ऊपर कितना निकालेगा, वो वाली चीज। ठीक है, फिर चौथा आ जाता है तुम्हारा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। अब सेंटेंस कंप्लीशन क्या होता है, सबसे सिंपल, इसमें कुछ नहीं, इसमें मतलब है क्या करना है वो मैं बताती हूँ।
इस टेस्ट में काफी हम इनकम्प्लीट सेंटेंसेस का उपयोग करते हैं। क्या यूज करते हैं? काफी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। अब इन काफी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस का क्या होता है, पहला स्टार्टिंग पार्ट तुम्हें ऑलरेडी गिवन होगा और ये जो बाद का पार्ट है जैसे तुम देख पा रहे हो यहाँ पर, ये सब मिसिंग होता है। अब तुम जब जैसे ये पढ़ते हो माय फादर, बस उसके बाद जो तुम्हारे मन में फादर के बारे में ख्याल आया तुमको यहाँ पे लिखना है बिना ज्यादा सोच विचार के। तो द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस पहले तुम्हें प्रेजेंट किया जाता है और उस सब्जेक्ट को उस सेंटेंस की एंडिंग देनी होती है। तो उसमें तीन टाइप की एंडिंग सब्जेक्ट की दिखाती है कि उसका मोटिवेशन क्या है, फीलिंग क्या है, एटीट्यूड क्या है, ये सब। और इस चीज से जैसे तुम जो भी तुम्हारे मन में आएगा और जो तुम लिख दोगे वो तुम्हारा अनकॉन्शियस मोटिवेशन शो करता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का टेस्ट। लेकिन ये नहीं कि तुमने पढ़ लिया माय फादर, अब माय फादर इज ये या माय फादर नहीं, माय फादर मतलब बस जैसे तुमने पढ़ा माय ग्रेटेस्ट फियर इज, जैसे मैंने बोला माय ग्रेटेस्ट फियर इज डार्कनेस, बस मेरे मन में आया, जैसे मैंने स्टेटमेंट पढ़ा मेरे मन में आया डार्कनेस, मैंने डार्कनेस बोल के खत्म। ठीक है, सिंपल। ओके, नाउ द लास्ट प्रोजेक्टिव टेक्निक इज ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। ड्रॉ अ पर्सन क्या हुआ, नाम जैसा क्या सजेस्ट कर रहा है, देखो ड्रॉ अ पर्सन, एक इंसान को ड्रॉ करो, सिंपल। तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर मैं तुम्हें एक पेपर दूंगी, एक पेंसिल दूंगी, एक इरेजर दूंगी। ठीक है जी, तो तुम्हें क्या करना है, पेपर पे तुम्हें एक पर्सन को ड्रॉ करना है। पहला स्टेप ये, जैसे ही तुमने एक इंसान को ड्रॉ कर लिया मैं तुमसे पूछूंगी तुमने ये क्या बनाया, मेल या फीमेल। तुम बोलते हो कि मैंने ना मेल बनाया, फिर मैं बोलूंगी फिर एक काम करो तुम एक फीमेल फिगर भी ड्रॉ करो, या अगर तुमने पहले में फीमेल बनाया तो मैं बोलूंगी तुम मेल फिगर ड्रॉ करो। तो तुमने तुमने दूसरा डायग्राम बनाया। अब मैं बोलूंगी इन दोनों डायग्राम के बेसिस पे तुम अब एक स्टोरी बनाओ जहां पे ये दोनों एक स्टोरी का कैरेक्टर। ठीक है, तो वो कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे और क्या फील करेंगे, ये है स्टडी। तो ड्रॉ पर्सन टेस्ट काफी सिंपल है, जहाँ पे सब्जेक्ट को एक पर्सन ड्रॉ करना होता है ऑन अ शीट ऑफ पेपर, पेंसिल इरेजर दिया जाता है और जैसे ही ड्राइंग कंप्लीट होती है सब्जेक्ट को बोला जाता है कि वो ऑपोजिट सेक्स पर्सन का भी फिगर ड्रॉ करे। अगर शुरुआत में मेल बनाया तो फिर फीमेल बनाएगा और अगर फीमेल बनाया तो मेल बनाएगा। Finally, subject is asked to make a story about the person as if he or she was a character in a novel or a play. ठीक है, तो इस जो भी तुमने बनाया, ठीक है, मान लो ये शीट है, मान लो ये एक शीट है, इस शीट में अगर तुमने यहाँ पे डायग्राम बनाया, इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ बना इसकी इंटरप्रिटेशन। तो तुमने सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंटली डायग्राम क्या बना, उससे ज्यादा जरूरी ये होता तुमने डायग्राम कहाँ बनाया। तुमने यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, इधर बनाया, इधर बनाया, इधर बनाया या इधर बनाया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया या सेंटर में बनाया, कहीं भी बनाओगे शीट पे, इस शीट पे तुम पेपर पे कहीं पे भी तुम डायग्राम बनाओगे उसका लोकेशन भी इंटरप्रिटेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ जो तुमने बनाया है हेड टू टो हम उसको पूरा एनालाइज करते हैं। सर अगर बहुत बड़ा बनाया है तो इसका मतलब उसको हेडेक हो रहा है या उसको कोई ब्रेन में डिजीज है। अगर हम उसका गला बहुत लंबा बनाया तो इसका मतलब उसको कोई भी मतलब जो उसके अंदर वो उत्सुकता होती है ना कि ये करना है, वो चीज उसके अंदर कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं और यही इंटरप्रिटेशन यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, अगर तुम पढ़ोगे यही लिखा हुआ है। अगर तुम फेशियल फीचर में कोई चीज ऐड कर देते हो, कम कर देते हो, कुछ भी करते हो तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान को जो है वो अपने किसी भी ओमिट करना मतलब हटा देना, दूर भगा देना। तो इससे क्या दिखाएगा कि वो इंसान अपने जो भी रिलेशनशिप इश्यूज है उससे वो काफी दूर भागता। अब ये सारे जितने भी थे ये सारे तुम्हारे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। अब यहाँ पर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दिए। तो अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, इस पर्सनालिटी के एनालिसिस के लिए जब हम प्रोजेक्टिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। क्यों? स्ट्रेंथ क्या है, इससे हम कोई भी इंसान की अनकॉन्शियस मोटिव, डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस को समझ सकते हैं। लेकिन यही एक एडवांटेज है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहली बात इसको हम ऑब्जेक्टिवली स्कोर नहीं कर सकते हैं।
इसके रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए हमें सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग और स्किल की जरूरत है, काफी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग लगेगी। उसके साथ साथ जो भी रिस्पॉन्सेज आए उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिशनर्स इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये वो चीजें भी बता सकता है जो क्वांटिटेटिव डेटा बताने की उसके अंदर क्षमता नहीं है, नहीं है, ट्रस्ट मी। तो इसीलिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो विद दिस हमने आज की क्लास भी समाप्त कर ली। तुम बोलोगे दीदी बस इतना? जी हाँ, इतना ही। ठीक है, हमने फाइनली प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी खत्म कर लिया, हमने सेल्फ रिपोर्ट खत्म कर लिया था 5 बजे की क्लास में, हमने ये भी खत्म कर लिया प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अभी की क्लास में। ठीक है, अब जो कल सुबह की क्लास होगी, जो कल सुबह 12 बजे के करीब होगी, उसमें हम बिहेवियरल एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? कल हम बिहेवियरल एनालिसिस करके और इस चैप्टर का समरी के साथ इस चैप्टर की समाप्ति कर दें दोपहर में 12 बजे। ठीक है, और शाम में जो 5 बजे की क्लास होगी उसमें हम जितने भी ग्लॉसरी टर्म्स हैं, जितने एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, जितने भी वो है पीवाईक्यू, जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस शीट जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, उसका एक बार हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, और फिर मैं कल ही तुम्हें वो हमारी शीट ऑल टेलीग्राम पे भेज दूंगी। इससे ज्यादा मैंने 11th वालों की भी अब तक नहीं भेजी है। ठीक है, तो मैं तुम्हारी और 11th वाली दोनों की शीट्स कल मैं भेज दूंगी। ठीक है, या मैं 11th वालों की शायद आज ही भेज दूंगी, बाकी 12th वालों का तो तुम्हारा तो कल ही मैं भेजूंगी। ठीक है, तो कल हम बिहेवियरल एनालिसिस सुबह में 10 बजे शुरू करते, मतलब 12 बजे खत्म कर देंगे, सॉरी 10 बजे शुरू करेंगे, 12 बजे हम तुम्हारा बिहेवियरल एनालिसिस शुरू करेंगे और 1 घंटे में, लगभग 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की समाप्ति। यस, आज क्लास हमारी बहुत जल्दी खत्म हो गई, मतलब 47 मिनट में ही हो गई है। आज की क्लास में आई होप तुम्हें मजा आया होगा, कुछ नया नया तुम्हें पढ़ने में मजा आया होगा, है ना? लेकिन हाँ, एक बात का याद रखना, अगर तुम्हें कभी भी इसमें से कोई भी टेस्ट मिले एडमिनिस्टर करने के लिए, तो प्लीज अपने दोस्तों पे मत करना, चाहे ये प्रोजेक्टिव मिले या चाहे ये सेल्फ रिपोर्ट मिले, और प्लीज अपने दोस्तों पे इस्तेमाल करके उनको रिजल्ट्स मत बताना, क्योंकि तुम अभी उसमें ट्रेन नहीं हो, तुम्हें नहीं पता है इंटरप्रिटेशन कैसे करी जाती है ना? तो प्लीज ये सारी चीजें मत करना जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है। ओके, जब तुम ऑलरेडी सीख जाओगे फिर तुम कर सकते हो। ओके, प्रॉब्लम तो अब कोई नहीं है? ठीक है, इसी के साथ आज की हमारी ये वाली क्लास खत्म। Till then, see you tomorrow at 12 p.m. Till then, take care. अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखो, ठीक है? And enjoy your जो भी 2-3 घंटे अब तुम्हारे बचे हुए हैं सैटरडे के आज के, enjoy that, ठीक है? और अच्छा खाना खा, तुम भी खाना खा लो, मैं भी खाना खा लूंगी थोड़ी देर में। आई थिंक ये तुम बोलोगे दीदी सुना सुना सा लग रहा है ना? हाँ हाँ, आई नो, शोभित सर का है, शोभित भैया का है ना, वो बोलते हैं। तुम आप भी खाना खा लो, मैं भी खाना खा लेता हूँ, है ना? हाँ, तो क्योंकि खाना खाने का टाइम भी तो हो गया यार, ये भी तो तुम देखो 8 तो बज गए, लगभग 8 7:45 समथिंग ऐसा ही कुछ हो गया ना, 7:45 या 8 के अराउंड, तो बहुत लोग खा लेते हैं। तो तुम भी खा लो, मैं भी खा लूंगी थोड़ी देर में, ठीक है? एंड हम लोग फिर कल मिलते हैं 12 बजे, ठीक है? टिल देन टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। ऑल्सो यस, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज डू आस्क मी, ठीक है? मुझे कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में डाल देना, या मुझे लाइक उस पर मैसेज कर देना, लाइक मेल कर देना, कुछ भी जो तुम्हें तुम्हें ठीक लगे वो मुझे कर देना, ठीक है? और जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू एंड दिस चैप्टर, तो मैंने जितना पढ़ाया है प्लीज एक बार चैप्टर रीड कर लेना और एक बार समझ लेना कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है? सो विद दिस, सी यू टुमारो। अभी तक के लिए हम यहीं रखते हैं इसको। अब ये वीडियो देखने के लिए बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया। एंड ये वीडियो तो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डली हुई है, तो इसको देख लेना। अगर कोई चीज मिस कर दो तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया करो कि मुझे क्या एग्जैक्टली देखना है, तो उस हिसाब से तुम बस वही वीडियो खोलो, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि तुम्हारी पूरी मैंने अच्छे से मैं लिख देती हूँ, तो फर्स्ट 2 लाइन्स होती है ना, वो यही होती है कि इस वीडियो में हमने क्या बात कर रही है। Okay, so with this, see you tomorrow at 12 p.m.
और याद से वीडियो देख लेना, ठीक है? टाटा, टेक केयर, गुड नाइट एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय।